निम्नलिखित में से खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, खीरे की संकर प्रजाति कौन सी है? बिल्कुल, कई बार ये एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूसा संयोग। पूसा संयोग जो है ये हमारा खीरे की एक उन्नतशील प्रजाति है। और कैसी उन्नतशील प्रजाति है? तो हाइब्रिड प्रजाति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग ज्वार की दाने की किस्म नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन सी ज्वार की दाने वाली किस्म है, और यहाँ पर पूछा है कौन सी ज्वार की दाने वाली किस्म नहीं है। तो बिल्कुल CSH16 जो है ये ज्वार की दाने वाली है। MSCS 2846 ये भी दाने वाली किस्म है। और MLSH14 ये भी दाने वाली किस्म है। तो जो सफ़ेद मोती है यह दाने वाली किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर मिलान करना है। दिया हुआ है सूची 1 का सूची 2 से। पहले में हमारा रसायन दिया हुआ है और दूसरे में उसका कार्य दिया हुआ है कि कौन से रसायन का क्या कार्य है। तो बिल्कुल जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड हमारा क्या करता है? बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ज़रूर रखा करिए, या फिर एक पेन और कॉपी लेकर के आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। बिल्कुल जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका मेन कार्य जो होता है वह बीज के भंडारण में किया जाता है। और जो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड भी इसे कहते हैं। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसका मेन कार्य क्या है? मेन कार्य इसका होता है बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, इन दोनों का यूज जो होता है वो किया जाता है बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए। और जो थायो यूरिया होता है, थायो यूरिया का इस्तेमाल आप सभी लोग जानते होंगे कि बीज की सुसुप्तावस्था में इसका यूज़ किया जाता है। और जो इंडोलेस्टिक एसिड है अर्थात IAA जिसे हम लोग कहते हैं, यह जर्मिनेशन टेस्ट के लिए यूज़ में लाया जाता है। इस प्रकार से पहले का कौन सा हो गया? तो चौथा हो गया। पहले का चौथा और दूसरे का बीज की जीवन क्षमता हो गया। तो दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है। आगे देखते हैं थायो यूरिया। थायो यूरिया तीसरा है और इसका जो यूज होता है वो बीज के सुसुप्तावस्था में होता है। तो बिल्कुल सी का 2, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रखा करिए, या फिर एक पेन और एक कॉपी लेकर के नोट डाउन करते हुए आप लोग चलेंगे, तो जिससे आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो एक साथ रहता चला जाएगा। सन जीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन जीन 85 किसकी नई किस्म है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सन जीन 5 है यह सूर्यमुखी की नई किस्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। वहीं बात करेंगे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICAR द्वारा हाल ही में विकसित गेहूं की नई किस्म कौन सी है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और ये उम्मीद है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले। ICAR द्वारा डेवलप किया हुआ गेहूं की नई वेराइटी कौन सी है? तो वो है DDK 1029। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम्रपाली आम का एक संकरण है। आम्रपाली को किसके संकरण से तैयार किया गया है? तो मैंने कई बार आपको बताया है, DNA का फार्मूला याद रखिए। DNA, D से हो जाएगा दशहरी, N से हो जाएगा नीलम, बराबर A से हो जाएगा आम्रपाली। बिल्कुल आम्रपाली जो है वो दशहरी और नीलम का क्रॉस करके तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर फसली अर्थात इंटरक्रॉपिंग का क्या तात्पर्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अंतर फसली इंटरक्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है। बिल्कुल, तो अंतर फसली का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना, अर्थात अल्टरनेट रो में बुआई करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतर फसली या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक एकल स्वनिषेचित संयुग्मनजी अर्थात सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस इंडिविजुअल की संततियों को, अर्थात संतति मतलब प्रोजेनी होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थात एक एकल स्वनिषेचित समयुग्मजी की संततियों को
क्या कहा जाता है? बिल्कुल, तो जो एकल स्वनिषेचित संयुग्मजीव होते हैं इनकी संततियों को हम लोग क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा। 2n-1 दशा क्या होती है? इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जो 2n-1 और -1 दशा होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल द्विगुण सूत्रकायिक अर्थात डबल मोनोसोमी बोलते हैं। और यहीं पर अगर 2n-1 रहे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग मोनोसोमी बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बिल्कुल डबल मोनोसोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक एकाधिसूत्री व्यक्ति अर्थात अ ट्राइसोमिक इंडिविजुअल की गुणसूत्र संख्या अर्थात क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? एक एकाधिसूत्री व्यक्ति में गुणसूत्र नंबर कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल 2n+1 हमारा राइट होगा। एकाधिसूत्री अर्थात एक अधिक हो, जितना क्रोमोसोम होता है उससे एक अधिक, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए 2n होता है जनरली, और यहाँ पर कह रहा है एकाधि अर्थात एक अधिक +1 हो जाएगा। +1 है तो एक अधिक है, तो ये हमारा अवस्था क्या कहलाता है? तो एकाधिसूत्री कहलाता है। तो बिल्कुल एकाधिसूत्री व्यक्ति में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वह होता है 2n+1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी। धान का जो प्रमाणित बीज होता है उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है वह कितना मेंटेन करना चाहिए? तो धान, गेहूं, इन सभी के लिए जो प्रमाणित बीज का प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है धान का और गेहूं का, इन दोनों का 3 मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनिषेक फलन जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किस में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है वह हमारा केले में और अनानास में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थात जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है वो हमारा बनाना और पाइनएप्पल के फलों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसकी अधिक उपज के लिए संबंधित रही थी? तो भारत में जो हरित क्रांति हुई स्टार्टिंग उसका कब हुआ था? तो 1966 और 1967 के दरमियान इसको स्टार्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो मेन फसल थी वो हमारी 2 मेन फसलों को शामिल किया गया था। कौन कौन सी थी? तो धान और गेहूँ। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन सी फसल थी जिसे हरित क्रांति में जगह नहीं दिया गया, या ऐसी कौन सी फसल थी जिसे हरित क्रांति में पूर्ण रूप से निकृष्ट अर्थात उसे छोड़ दिया गया था? बिल्कुल वो फसल थी हमारी दलहनी, क्योंकि दलहनी फसलों में हमारे हरित क्रांति में कोई भी जगह उनके लिए नहीं दिया गया था। उस समय जो देश था वो ग्रेन के कमी से जूझ रहा था, दाने की अनाज के कमी से जूझ रहा था, भूख से पीड़ित था। इसलिए मेन जो उद्देश्य था हरित क्रांति का वो धान और गेहूं के उत्पादन को बढ़ा करके देश को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाना था खाद्यान्न के मामले में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग 74 नंबर का क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार अर्थात नोबेल प्राइज कृषि उत्पादन के लिए मिला है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इनका पूरा नाम था डॉक्टर नॉर्मन एन ई बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा पूर्वता स्पीसीज जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटेंड्रस स्पीसीज का उदाहरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। जो प्रोटेंड्रस स्पीसीज होती हैं वे हमारी गाजर है उसका उदाहरण, अर्थात गाजर की जो स्पीसीज होती है वो प्रोटेंड्रस स्पीसीज होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृत्रिम निषेचन जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडो फर्टिलिटी, मौसम में देर से किस में घटित होती है? अर्थात कृत्रिम निषेचन मौसम में देर से किस में घटित होती है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा टोबैको। बिल्कुल राइट आंसर टोबैको हो जाएगा। निकोटियाना टोबैकम इसका बॉटेनिकल नेम होता है। और बाकी इसकी जो रचाई की व्यवस्था होती है जैसे फ्लू क्यूरिंग, फायर क्यूरिंग, पिट क्यूरिंग, तो ये सभी तंबाकू के रचाई की व्यवस्था होती है अर्थात उसका सिस्टम होता
है। और कई प्रकार के तंबाकू पाए जाते हैं हमारे, चुरूट तंबाकू पाया जाता है, हुक्का तंबाकू पाया जाता है, च्युइंग तंबाकू होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा तंबाकू। वही हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का, गेहूं की किस्मों में उनकी प्रतिरोधकता में सर्वप्रथम भिन्नता थॉमस एंड्रयू नाइट ने किसके प्रति बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से कई क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। गेहूं की किस्मों में उनकी जो प्रतिरोधकता थी उसमें भिन्नता किसने बनाया, ये क्वेश्चन पहला बन जाता है। तो बिल्कुल कौन बनाया था, तो थॉमस एंड्रयू नाइट ने बनाया था। और वह कौन सी फसल है जिसमें उनकी प्रतिरोधकता को डेवलप किया गया था सबसे पहले, तो वो फसल है हमारी गेहूं। और अगर बात किया जाए कि किस के प्रति अर्थात किस डिजीज़ के प्रति जो प्रतिरोधकता थी वो डेवलप किया गया था, तो वो हमारा था बिल्कुल गेरुई, अर्थात रस्ट के प्रति गेहूं में जो प्रतिरोधकता थी वह थॉमस एंड्रयू नाइट के द्वारा बनाया गया था, और यह प्रतिरोधकता थी गेरुई के प्रति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि आर आर का मतलब है डोमिनेंट रेड और डब्लू का मतलब है डोमिनेंट वाइट, डोमिनेंट लाल का डोमिनेंट वाइट से क्रॉस किया गया और प्राप्त होने वाले सभी जो थे वो रेड और वाइट दोनों डोमिनेंट लक्षण थे। संततियां जो थी वो गुलाबी रंग की हैं। जो आर डब्ल्यू संतति मिली जो दोनों का डोमिनेंट किया गया क्रॉस, तो जो आर डब्ल्यू मिला यह गुलाबी रंग का था। यह संकेत करता है कि आर जीन कैसा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आर जीन किस टाइप का था, तो बिल्कुल तो जो आर था हमारा यह कंप्लीट डोमिनेंट नहीं था, यह इनकम्प्लीट डोमिनेंट था। अगर कंप्लीट डोमिनेंट रहा होता तो यहाँ से हमारा रेड प्रोजेनी प्राप्त होती। यहाँ जो है सफ़ेद और लाल को क्रॉस किया गया तो गुलाबी मिल गया। इसका ये मतलब है कि लाल जो है वो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंट के रूप में अवेलेबल था। डोमिनेंट तो था बट वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट था, पूरी तरह से वो प्रभावी नहीं था। अगर पूरी तरह से प्रभावी होता तो 50% चांस होता कि वहाँ पर लाल संतति हमको मिलती, गुलाबी संतति नहीं प्राप्त होती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से टेस्ट क्रॉस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस कौन सा है आपको बताना है। ये कभी चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको बनाया जाता है, तो बिल्कुल जो हमारा यहाँ पर संभव नहीं है कि मैं उसको आपको दर्शा सकूं। चलिए ट्राई करेंगे हम कि आपको चेकर बोर्ड पूरा अच्छे से समझा सकें कि किस प्रकार से क्रॉस किया जाता है और कौन सा क्रॉस होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग 80 नंबर के क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मक्का की नर मंजरी, जिसे हम लोग नर पुष्पक्रम वाला कहते हैं, जिसे हम लोग टेसल कहते हैं, मैंने अभी शायद इसको आपको बता दिया है कि नर को टेसल कहते हैं, मादा पुष्प के या मादा भाग को जो होता है उसे सिल्क कहा जाता है, में अनुमानित कितने परागकण प्रत्येक दाने के लिए पैदा होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि मक्के का जो नर पुष्पक्रम होता है उसमें प्रत्येक दाने के लिए कितने परागकण पैदा होते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा 25,000। अर्थात एक दाने को बनाने के लिए 25,000 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। बट काम तो एक ही का रहता है, लेकिन 25,000 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजरा एक फसल है। तो बाजरा कैसी फसल है, कई बार मैंने बताया ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर परागित सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्लैडियोलस पैदा किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ग्लैडियोलस जो पैदा किया जाता है वो हमारा बल्ब्स के द्वारा पैदा किया जाता है। अर्थात ग्लैडियोलस का जो प्रोपोगेशन होता है, अर्थात उसका प्रसारण होता है या उसका प्रोडक्शन जो होता है नए प्लांट का, वो बल्ब के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजों को सही ढंग से किन दशाओं में अच्छी तरह संरक्षित अर्थात प्रिजर्व किया जा सकता है। तो बीजों को सही दशा में प्रिजर्व करने के लिए हमेशा कोल्ड और ड्राई अर्थात ठंडे और शुष्क दशाओं को इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है या गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंने सिल्किंग के बारे में आपको बताया, मक्के के मादा भाग को सिल्क कहते हैं। टेसलिंग जो होता है वह मक्के के नर भाग के निकलने की प्रक्रिया को टेसलिंग कहते हैं।
और सिल्किंग जो होता है यह मादा भाग के निकलने की प्रक्रिया होती है। टिल्डरिंग जो होता है यह हमारा गन्ने वगैरह में पाया जाता है, गेहूं में भी टिल्डरिंग होती है। टिल्डरिंग का मतलब होता है कि विकास करना। एक पौधा हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वहाँ से टिलर के माध्यम से 4-5 पौधे का हो जाना, ये सभी प्रक्रिया जो होती है वो टिल्डरिंग कहलाती है। बट जो गन्ने का पुष्पक्रम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे एरो कहते हैं। और यह जो गन्ने का पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया होती है इसे एरोइंग कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात करेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइएगा, चुटकी में ये समझ में आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बीज उत्पादन, वर्धन तथा वितरण वह विधि है जिसमें बीज प्रयोगकर्ताओं का यह विश्वास होता है कि उन्हें उस उत्तम किस्म को उगाने से अंत तक बीज की उत्तमता की रक्षा होने से मूल्य मिलेगा। बीज शुद्ध है तथा उत्तम गुण तथा अपेक्षित हानिकारक बीमारियों से रहित है। यह कथन किसका है? बिल्कुल, यह कथन जो है वह डॉक्टर ए जॉनसन का है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर रख लीजिए और एक बार खुद से पढ़ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रोगजनक स्पीसीज अर्थात पैथोजन स्पीसीज के ऐसे विभेद जो एक ही परपोषी स्पीसीज के विभिन्न किस्मों के संकरण की क्षमता से भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल, उन्हें कहा जाता है जैव प्रारूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। वहीं डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन बड़ा है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल होता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आपके समय को बर्बाद किया जाए। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तविक बीज का निर्माण किससे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वास्तविक बीज तभी बनेगा जब अंड कोशिका में नर युग्मक मिलेगा, अर्थात अंड कोशिका से नर युग्मक, अंड कोशिका और नर युग्मक के मिलने से वास्तविक बीज अर्थात ट्रू सीड का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग, पौधा भूमि से पानी ग्रहण करता है। तो पौधा जो होता है वह भूमि से किस पानी को ग्रहण करता है? तो हमेशा केशिका जल अर्थात कैपिलरी वाटर का यूज करता है पौधा। और जो सॉयल वाटर होता है उसका 2 से 3% ही यूज करता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा हुआ है कि पौधा जो होता है वो मृदा जल का कितने भाग यूज करता है? तो 2 से 3% भाग वह मृदा जल का यूज करता है, बाकी भाग जो जल का होता है वह कैपिलरी वाटर को यूज में लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग, क्रेब्स चक्र किसमें परिचालित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्रेब्स चक्र है हमारा यह सूत्रकणिका में परिचालित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिस्थानिक एडेनिन यौगिक जो पादप ऊतक में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। प्रतिस्थानिक एडेनिन यौगिक जो पादप ऊतक में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं उनमें सम्मिलित है। तो उनमें कौन सा है जो सेल इलांगेशन अर्थात सेल डिवीजन को बढ़ाता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा साइटोकाइनिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर साइटोकाइनिन। आई होप सो गाइज आप लोग एंजॉय किए होंगे। थोड़ा सा ये बड़े क्वेश्चन का संकलन था लेकिन आपको समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।